एवरीवन, वेलकम टू IAS ओरिजिन यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज हमारी स्टैटिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल हम आज पढ़ने वाले हैं वो है लॉर्ड चार्ल्स मेटकैल्फ। तो चलिए देखते हैं। इनका पूरा जो नाम है वो है सर चार्ल्स थियोफिलिस मेटकैल्फ और इनका जो टेन्योर था वो सिर्फ और सिर्फ एक ईयर का था, ओनली 1 ईयर टेन्योर फ्रॉम 1835 टू 1836। एंड सर्टेनली द रीजन व्हाई ही हैड सो स्मॉल इंटरवल ऑफ टेन्योर इज हिज लिबरल पॉलिसीज, क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्रीडम के लिए, प्रेस के लिए भी इन्होंने काम किया, प्रेस की फ्रीडम को भी इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। उसके अलावा भी जो इनकी फर्दर लिबरल पॉलिसीज थी उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे खुश नहीं थी और वही रीजन है कि इनका टेन्योर इतना कम क्यों नहीं है। Sir Charles Metcalfe was a British official who served in India and other countries and is known for his reform-minded policies. इनको Liberator of India Press भी कहा जाता है और इसी नाम से ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। और एग्जाम में भी क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये आता है दैट हु इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस, तो आपको पता होना चाहिए चार्ल्स मेटकैल्फ इज द आंसर। ही स्टडीड ओरिएंटल लैंग्वेजेस एज द फर्स्ट एनरोली इन लॉर्ड वेलेस्लीज फोर्ट विलियम कॉलेज। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो फोर्ट विलियम कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था उसी में इन्होंने जो है वो ओरिएंटल लैंग्वेज की पढ़ाई करी है। Now, his relations with रंजीत सिंह, जिसके लिए ये सबसे ज्यादा जाने भी जाते थे, इन्होंने रंजीत सिंह से काफी फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए हुए थे एंड सर्टेनली थ्रू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर ही डिमार्केटेड द बाउंड्री ऑफ रंजीत सिंह एम्पायर ड्यूरिंग ऑफ द एरिया नियर दी सतलज रिवर। ओके, वहां पे इन्होंने जो है वो एक बाउंड्री निर्धारित कर दी गई थी कि भाई महाराजा रंजीत सिंह की जो बाउंड्री है वो इतनी रहेगी उनकी रेन की। और ये जो रिलेशंस इनके रंजीत सिंह के साथ चल रहे थे उससे काफी फायदा हुआ इंडो सिख रिलेशंस में, क्योंकि फर्दर सिख जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो काफी एक रिस्पेक्टफुली ब्रिटिशर्स की तरफ देखने लगे थे। उन्होंने सोचा था कि वेपनरी, आर्म्स या फिर बैटल्स हमको ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं करनी है, और उसके पीछे जो बैक रीजन था वो कहीं ना कहीं सर चार्ल्स मेटकैल्फे की ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी रही थी। The treaty established the borders of Ranjit Singh's territory along the Satluj River, ending Indo-Sikh tensions for a generation. Certainly, he built personal and official relationships with Maharaja Ranjit Singh, which ensured decades of border stability between the Sikh and British Indian empires. He also earned the Ranjit Singh's respect, and that respect for the British East India Company disciplined troops. Ranjit Singh also came to believe that he should never cross swords with the British, which I told you earlier. Now, Press Act of 1835. Another significant event which occurred under his tenure was the Press Act of 1835, जिसके लिए सबसे ज्यादा जो है वो जाने जाते हैं, उसी के लिए सबसे ज्यादा इनको recognition मिला हुआ है। इन्होंने जो क्या किया था, हमारे जो न्यूज़पेपर्स थे, जर्नल्स थी, उसके लिए इंडिया में काफी फ्रीडम प्रोवाइड कर दी गई थी। तो पहले तो इन्होंने 1823 का जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन था उसको इन्होंने रिपील कर दिया था, और इस रेगुलेशन के अंडर क्या हो रहा था कि आपको, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो आपके लिए एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो टू पब्लिश एनीथिंग इन द न्यूज़पेपर और बी इट इन जनरल, आपके लिए लाइसेंस होना कंपलसरी था अंडर द लाइसेंसिंग रेगुलेशंस एक्ट। इस एक्ट को रिपील कर दिया गया। ओके, और ये जो एक्ट है, इसके जो कंसेप्ट है, इसके जो प्रोविजंस थे, सबसे पहले तो इसने क्या किया, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ठीक है, द एक्ट रिमूव्ड प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप, अलाउइंग न्यूज़पेपर्स टू ऑपरेट विथ मोर फ्रीडम विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ कॉलोनियल अथॉरिटीज। इससे पहले आपको कॉलोनियल ब्रिटिश अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होता था। जो भी आप आर्टिकल आपको पब्लिश करना है, या फिर आपको कोई स्टोरी पब्लिश करनी है, या फिर कुछ भी आपको पब्लिश करवाना है, तो वो ब्रिटिशर्स से होके गुजरता था। एंड सर्टेनली ब्रिटिशर्स नहीं चाहेंगे कि कोई भी नेगेटिविटी उनके बारे में उनकी जनता तक पहुंचे जिनके ऊपर वो शासन कर रहे हैं, और इसीलिए उनकी जो कर्टेलनेस थी एक फ्रीडम के ऊपर, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर, वो इस प्रेस को सप्रेस करना चाहते थे। वो ये देख रहे थे कि कोई भी नेगेटिव इमेज हमारी जो है वो जनता तक ना पहुंचे, और इसीलिए उसी के पीछे रीजन था कि वो इस तरीके के प्रेस सप्रेशन एक्ट्स को लेकर आ रहे थे, जिसको चार्ल्स मेटकैल्फ ने रिलीज कर दिया था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स। ओके, तो इससे जो प्रेस एक्ट ऑफ 1835 था उसने कैसे यहां पर इंडियंस के लिए फायदा पहुंचाया, तो अब जो है वो
मौका मिल चुका था लोगों को पब्लिश करने का, छापने का, ठीक है। अब वो जब पब्लिश करेंगे कुछ स्टोरीज जो है वो उनके पास एक मौका था, एक चांस था कि उनके पास अगर ऐसा उनको लग रहा है कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज हैं वो गलत जा रही हैं, कुछ क्रिटिसिज्म हमको करना है, तो यहां पे वो कर रहे थे। तो द न्यूज़पेपर्स ऑटोमेटिकली लेड टू सम नेशनलिस्ट इवेंट्स ऑल्सो, और वहां पे नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा था इस एक्ट के थ्रू। ओके, देन नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर प्रेस। तो पहले वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे भी एक रोक लगी हुई थी कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पब्लिश नहीं कर सकते हो आप, बट इस एक्ट के तहत जो है वो वर्नाकुलर प्रेस को भी फ्रीडम दे दी गई कि आप अपनी लैंग्वेज में भी पब्लिश कर सकते हो। विद द रिड्यूस्ड restrictions, vernacular newspapers flourished, allowing the Indian population to access news and ideas in their own languages. Platform for Indian voices. Certainly, the acts which were related to press before, उसमें वहां पर काफी ज्यादा restrictions थे, एक suppression देखा गया था, तो लोग भी जो है वो कतराते थे कि भाई इतने suppression के अंडर जो है वो हम कैसे ही कुछ पब्लिश करें, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आंखों के नीचे से तो सब कुछ जा रहा है, उनको तो सब कुछ दिख रहा है। अब इस एक्ट के तहत जो है वो लोग भी काफी फ्री हो जाते हैं, उनको लगता है ठीक है अब हम जो है वो फ्री हैं, अगर हमको कुछ लिखना है, हमको कुछ पब्लिश करवाना है तो एटलीस्ट हमको ब्रिटिशर्स से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, या फिर उनका डर उनको काफी कम हो गया था। नाउ मोर अबाउट हिम। इसके अलावा अगर हम देखें तो ही ऑल्सो एक्टेड एज द एक्टिंग गवर्नर जनरल व्हेन लॉर्ड विलियम बेंटिक लेफ्ट। ओके, तो उस टाइम पे उन्होंने एक्टिंग गवर्नर जनरल का भी काम किया था। देन ही रिजाइन फ्रॉम द कंपनी इन 1838। और किस वजह से, तो जो मैंने आपको बताया कि इनकी काफी लिबरल पॉलिसीज थी जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी खफा थी इनसे, और वो भी एक रीजन हुआ था कि क्यों इन्होंने कंपनी से रिजाइन दे दिया था। Next is he also served as the governor of Jamaica in 1839 to 1842, where he updated judicial practices and eased the transition to the emancipation of blacks. तो आप देखिए वहां पे भी, जमाइका में भी इन्होंने ब्लैक्स के लिए काफी काम किया, तो इनका रिफॉर्मर माइंड ऑलरेडी पहले से था, ये इंडिया में भी ऐसे काम कर चुके थे। Then again he served as Governor General of Canada in the year 1843 to 1845। 1839 से 1842 तक इन्होंने जमाइका के गवर्नर जनरल की तरह सर्विस दी थी। उसके बाद 1843 से 1845 तक देखें तो इन्होंने कनाडा में सर्विस करी थी। ओके, इसके बाद जो है वो इनको काफी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, और फिर इनकी जो एक सर्विस है वो एक तरीके से रिड्यूस होती हमको दिखाई देती है। सो फॉर द टॉपिक इट इज कंप्लीट। नाउ इट्स टाइम फॉर यू गाइज टू आंसर, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ मेटकैल्स गवर्नेंस अप्रोच? ऑप्शन ए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ऑप्शन बी, एंगेजमेंट विद इंडियन रूलर्स। Option C, complete autonomy for local governments. And option D, strict censorship of literature. So definitely do answer this question in the comment section and you will get the answer over there only. Thank you for watching my session and stay tuned for further more videos related to Governor General and Viceroys on the IS Origin YouTube channel. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।